हे गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ में। और आज मैं CDP के एक नया पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मैं पेडागोजी पहले लूँ या फिर मैं थ्योरीज पहले लूँ। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चों ने थ्योरीज कहा है और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि पहले आपको थ्योरीज करनी चाहिए। ठीक है, देखिए थ्योरीज पे रिलेटेड ही आपकी पेडागोजी की समझ बनती है। ऐसा नहीं है कि आप पेडागोजी उठाकर एकदम से आपको समझ बन जाएगी। आप पहले थ्योरीज पढ़ लिए कि बच्चे के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, वो सब आपका थ्योरी में कन्वर्ट होगा। उसके बाद आपको ये आइडिया होगा कि पेडागोजी में आपको किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। और पेडागोजी की जहां तक बात है, जो NCF की मेरी सीरीज है, ठीक है, अगर आप वो देखेंगे तो आप पेडागोजी के क्वेश्चन जो है मोस्टली कवर कर जाएंगे। ठीक है, जहां तक बात है हिंदी की, मैथ्स की, इंग्लिश की, इस NCF में ना वो सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, बस लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने साइंस और सोशल साइंस और मैथ्स के टॉपिक्स कवर किए थे। आप एक बार NCF को खोलकर पढ़िए तो सही, कम से कम एक बार देखिए उस NCF में है क्या। आप पेडागोजी बोलते हैं लेकिन वो टीचिंग मेथोडोलॉजी और पेडागोजी सब NCF कवर करता है। ठीक है, लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जो थ्योरी पर बेस्ड पेडागोजी होती है, वो आपको थ्योरी पढ़ने के बाद ही आएगी। ठीक है, और जहां तक KVS के एग्जाम की बात है, लास्ट टाइम आप लोग कह रहे हैं कि 2 क्वेश्चन थे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन थे जो थ्योरीज से थे, मतलब CDP थे। ठीक है, CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसमें पर्सनैलिटी भी आती है, इमोशनल आपकी इमोशनल जो आपका डेवलपमेंट होता है वो भी आता है, उस पर भी क्वेश्चन था एक। तो गाइज आप ये थ्योरीज को बिल्कुल साइड में मत रख के मत चलिए कि ये नहीं आएगा पेपर में। ऐसी जो समझ आप बना के चल रहे हैं ना, बिल्कुल गलत है। ठीक है, और दूसरी चीज DSSB के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है सब कुछ पढ़ना, स्पेशली थ्योरीज पढ़ना। ठीक है, क्योंकि समझ इन्हीं से बनती है। आप पेडागोजी एकदम से सोल्व नहीं कर सकते हैं, थ्योरी से बनती है। हालांकि मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक जैसे कि मैंने थ्योरी और जो कॉन्सेप्ट्स उठा लिए और एक मैं आपकी पेडागोजी की क्लास ले लूं, मतलब इस पूरी सीरीज के बाद, इंटेलिजेंस को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, ये मैंने फिलहाल सोचा है। और अब बात करते हैं इंटेलिजेंस की। तो इंटेलिजेंस अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है आपका CDP का। ठीक है, अगर CDP की बात करें तो कोई भी एग्जाम आ जाए CDP का, इंटेलिजेंस पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता है, इसलिए कम से कम इसकी 4 से 5 वीडियोस आएंगी। ठीक है, अब मैं इनमें कवर क्या क्या कराऊंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले पार्ट में तो हम सिर्फ इंटेलिजेंस को देखेंगे, आज की इंटेलिजेंस है क्या, इसमें हम IQ की बात करेंगे, किस तरह से फॉर्मूला डिवाइस हुआ था, इस सब चीजों की बात करेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस लेंगे लास्ट में। ठीक है, कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो इंटेलिजेंस के ऊपर है। फिर सेकेंड चीज में हम करेंगे थियरी कवर। ठीक है, जितनी भी थ्योरी आपकी है ना, कम से कम 8 से 9 थ्योरीज हैं, जिसमें गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी भी है। ठीक है, स्टर्नबर्ग की थ्योरी है, ट्राइक थ्योरी है, जनरल इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो इंटेलिजेंस है इसके जेंडर डिफरेंसेस होते हैं क्या, जेंडर डिफरेंसेस होते हैं या फिर कल्चर का डिफरेंस होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये आपका पेडागोजी का पार्ट है बेसिकली। ठीक है, कल्चर में डिफरेंसेस आते हैं कि क्या ये इंटेलिजेंस एकेडमिक को जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, क्रिएटिविटी, गिफ्टेडनेस, इन सब को बहुत प्रभावित करती है कि नहीं कर रही है। एक वीडियो आपकी इस पर बन जाएगी। ठीक है, और बस यही, और एक वीडियो मतलब इंटेलिजेंस वही है, ये इस किस किस रूप से जो है इंटेलिजेंस प्रभावित होती है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली थियरीज, ये फैक्टर्स, ठीक है, कल्चर वेरिएंट्स, और मतलब कोरिलेशन भी देखेंगे। जो रिसर्च का पार्ट है ना, इससे मतलब इसका जो रिलेशन है रिसर्च के साथ वो भी देखेंगे। पर को रिलेशन क्या होता है, जैसे कि कहते हैं ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड वगैरह आपने पढ़ा होगा, वो पूछा जाता है कई बार, ऐसे से कर्व बनाई जाती है। ठीक है, और ये पूछ लिया जाता है कई बार कि एक बच्चा क्रिएटिव है तो क्या वो इंटेलिजेंट भी होगा, क्या वो गिफ्टेड भी होगा। ठीक है, तो को रिलेशन जो है इंटेलिजेंस का एकेडमिक्स के साथ या इमोशनल जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है उसके साथ, तो उसको भी एक बार स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मतलब लगभग 4 से 5 वीडियोस आपकी लगेगी। थियरीज बहुत ज्यादा है, 8 से 9 है। कोशिश करूंगी कि 2 वीडियोस में थियरीज आपके कवर करवा दूं। ठीक है, तो इंटेलिजेंस का सेक्शन चलेगा 4-5 वीडियोस में। हो सकता है एक हफ्ते में आपको 2 वीडियो भी मिल जाए या फिर एक हफ्ते में एक ही मिले, वो डिपेंड करता है थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पर। ठीक है, तो वो हम करेंगे। तो चलिए आज हम इंटेलिजेंस स्टार्ट करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें होती है ना, बोलनी पड़ती है। चलो ठीक है, ये तो बात की बात है, कोई करे ना करे, जिसको भला लगेगा कि भला होगा तो करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, चलो वो अब तो आपकी मर्जी है। खैर चलिए देखते हैं अब इंटेलिजेंस के बारे में। देखिए हम इंटेलिजेंस से समझते क्या है, इंटेलिजेंस को सिंपल भाषा में बोले तो हम बुद्धि मानते हैं। ठीक है, हम करते हैं ना, इसका बहुत तेज दिमाग है, इसका बहुत मतलब स्लो माइंड है इसका। ठीक है, अगर आपने प्राइवेट टीचिंग की है, आपने कहीं भी टीचिंग की है, तो हो सकता है क्लास में डिवीजन हो जाता है, अरे ये तो नालायक बच्चे हैं, इनका तो दिमाग ही नहीं चलता, इस तरह की चीजें जो है ना होती रहती हैं। लेकिन एग्जैक्टली ये इंटेलिजेंस है क्या, ये आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, देखिए आप
नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है, आपकी नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं, ठीक है। जब हम नॉर्मल लाइफ में किसी शॉप पर जाते हैं, ठीक है, शॉप पर जाते हैं, मोल भाव करते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी से कम्युनिकेट भी करते हैं, ठीक है। सपोज डेमोक्रेसी को लेकर जो है, डेमोक्रेसी क्या है, या फिर इंडिया चाइना का मैटर चल रहा है, ठीक है, इंडिया चाइना का मैटर चल रहा है और डिबेट चल रही है भाई, ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लद्दाख रीजन पर क्या है क्या नहीं है, कोई बीजेपी के अगेंस्ट में होगा, कोई उसके फॉर में होगा, ठीक है, कोई इसके सपोर्ट में होगा। तो इन सब चीजों में, ये जितने भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, इन सब चीजों में आप कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ ना कुछ समझते हैं, कुछ ना कुछ सुनते हैं और कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे हैं अपना अब तक के ज्ञान को, जो आपको ज्ञान मिला है। भले जब आप दुकान पर जो है सामान खरीदने जा रहे हैं या फिर आप स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप अपनी नॉलेज का टेस्ट करते हैं उस चीज के थ्रू, ठीक है। तो ये है क्या, ये सब इंटेलिजेंस का पार्ट है। इसमें आपके इमोशनल भी आ गया, आपके संवेगात्मक भाव भी आ गए, ठीक है, आपकी सोशल स्किल्स भी आ गई कि आप सामाजिक रूप से कितने ज्यादा घुल मिल रहे हैं, ठीक है। आपका दिमाग यानी कि आपकी कैलकुलेशन, आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि आपकी अमूर्त चिंतन जो है आपका, वो कितना ज्यादा डेवलप हुआ है, जो चीजें आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, या फिर टॉपिक के ऐसे डिस्कशंस जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं है लेकिन फिर भी आप उस पर बात कर पा रहे हैं, तर्क वितर्क कर पा रहे हैं, वो सब आपका इंटेलिजेंस का पार्ट है, ठीक है, वो सब आपकी बुद्धि का पार्ट है। बेसिकली हम अपने लाइफ में जो है आने वाली सभी समस्याओं को, नई सिचुएशन से कैसे डील करते हैं, ये आपकी इंटेलिजेंस है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। हम सिर्फ पढ़ाई से रिलेट नहीं कर सकते इंटेलिजेंस को कि ठीक है, एक बच्चे ने भाई ये ऐसे याद नहीं किया, वो तो पढ़ता ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं करता, इसका मतलब वो मंद बुद्धि है या उसमें दिमाग ही नहीं है, ये इंटेलिजेंस नहीं होता। अगर हम जनरल टर्म्स की बात करें, मैं यहाँ पर आईक्यू की बात नहीं कर रही हूँ, आईक्यू से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर हम सिंपल बुद्धि की बात करें तो हम यही बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने वैसे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही लिख दिया है, और जो चीजें हैं मैं सारी डिटेल में समझा दूंगी, तो हिंदी मीडियम वाले अपने नोट्स उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। द एबिलिटी टू रीजन डिडक्टिवली और इंडक्टिवली, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक टू जनरल, जो आपने दो रीजनिंग पढ़ी है, वो दोनों ही चीजें आपकी मैथ्स में भी अप्लाई होती है, आपकी साइंस में भी अप्लाई होती है, और कहीं ना कहीं आपकी ये सोशल साइंस में भी अप्लाई होती है, ठीक है, हर चीज में। तो ये जो आप रीजनिंग करते हैं, ठीक है, आप अमूर्त रूप से सोचते हैं, आप एनालॉजीज यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि आप अनुरूपता का प्रयोग करते हैं, आप नई इंफॉर्मेशन निकालते हैं, सूचना का संश्लेषण करते हैं और फिर उसी सूचना को अप्लाई करते हैं किसी नए डोमेन में। अगर एकदम से कोई नई सिचुएशन आ गई तो आप उसका कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये सब आपका इंटेलिजेंस का पार्ट होता है, यानी कि आपकी बुद्धि का पार्ट होता है। ओके, इतनी चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट है द कैपेसिटी टू लर्न, ठीक है, आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप कितना याद कर सकते हैं, कितना समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है। द टोटल नॉलेज ऑफ ए पर्सन हैज एक्वायर्ड, मतलब जितना भी आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान का आप कहां तक यूज कर रहे हैं, किस तरह से यूज कर रहे हैं, वो सब आपका इंटेलिजेंस का पार्ट होता है, ठीक है। द एबिलिटी टू अडेप्ट सक्सेसफुली टू न्यू सिचुएशंस एंड एनवायरमेंट, मतलब आप अपनी कोई भी जिंदगी में कोई नई सिचुएशन आ गई, सपोज आपको एक प्रॉब्लम आ गई, कोई भी प्रॉब्लम XYZ हो सकती है, ठीक है, आपका फोन चोरी हो गया सपोज, ठीक है, या फिर आपको कोई और भी सिचुएशन आ गई, आपने किसी का एक्सीडेंट होते हुए देख लिया, ठीक है, अब आपके पास डायलेमा है, आपको भी कहीं अर्जेंटली जाना है, लेकिन आपको एक्सीडेंट में उस आदमी की हेल्प भी करनी है, जो भी लेडी है, आदमी जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो ये आप उस टाइम पे क्या सोचेंगे, कैसे तर्क करेंगे, ठीक है, वो नई सिचुएशन आ गई ना आपके सामने, वो भी आपकी इंटेलिजेंस का पार्ट है। मतलब आप अपने एनवायरनमेंट में किस तरह से समायोजित होते हैं, ये सब आपका इंटेलिजेंस का पार्ट है। अगर हम पियाजे को याद करें तो पियाजे का एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, अडेप्टेशन, ये सब इंटेलिजेंस का ही पार्ट है, ठीक है। नॉलेज कंस्ट्रक्शन का काम है, और उस नॉलेज को आप कितना ज्यादा अप्लाई कर पा रहे हैं अपनी रियल लाइफ में, उसका पार्ट है। ओके, तो ये हो गए एक जनरल इंटेलिजेंस की बात कर ली हमने। हम स्पेसिफिकली टर्म्स पर नहीं जा रहे हैं, जैसे आईक्यू पर चले गए थे, इंटेलिजेंस क्वेश्चन निकालना है, उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम जनरल बुद्धि की बात कर रहे हैं, बुद्धि है क्या, ठीक है। उसके बाद इंटेलिजेंस के 3 एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ये फिक्स नहीं है, किसी किसी ने दिए हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं, तो बता रही हूँ आपको, ठीक है। देखिए, पहला है वर्बल एबिलिटी, मतलब आप में वो मौखिक योग्यता जो है वो आप में कितनी ज्यादा है, आप कितना वर्बली जो है कम्युनिकेट कर पा रहे हैं किसी से, ठीक है। ये सब मैंने कहा था ना, तर्क वितर्क कर पा रहे हैं, ये सब आपका वही पार्ट है, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, अगर आपकी व्यवहारिक समस्याएं आ जाती है आपके सामने तो आप उनसे कैसे डील कर रहे हैं। फिर उसके बाद है लास्ट, ये सोशल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ये अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, सी पार्ट जो है ये सोशल प्रॉब्लम्स, यानी कि सामाजिक समस्याएं आपके सामने एकदम से आ जाती है, आप उनसे कैसे डील कर रहे हैं। तो इन तीनों चीजों का आप प्रयोग करते हैं। बेसिकली ये 3 एट्रीब्यूट्स है इंटेलिजेंस के, यानी कि बुद्धि के 3 गुण हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है वेरी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये 3 हो, किसी साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ और चौथा भी हो, मतलब जनरल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है।
तो ये माने गए हैं। तो ये बेसिकली सारा हमारा इंटेलिजेंस का पार्ट है। आई होप कि आपको इंटेलिजेंस का मतलब तो समझ में आ गया होगा, और इंटेलिजेंस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप एटलीस्ट गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगी आपको किस तरह से IQ जो है ये एक तरह से आया, ठीक है। हम थोड़ा सा सीरियल वाइज ही चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर 1 2 3 4 5 स्टेप है तो 5वें स्टेप को मैं पहले ले आऊंगी। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगी आपके साथ, बस आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। और वीडियोस मैं ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी क्योंकि आप लोग नहीं देखते हैं। अगर मैं 40 50 या 1 घंटे की वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो वीडियोज में छोटी छोटी ही रखूंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हों। और ये मेरी कोशिश रहेगी कि आपका इंटेलिजेंस का एक भी क्वेश्चन जो आ जाए ना, चाहे वो DSSB में आए, CTET में आए, HTET में आए, KVS में आए, वो आप छोड़े ना, ठीक है। बस यही मेरी कोशिश है, ओके। तो आपने इन महाशय का नाम जरूर सुना होगा, एल्फ्रेड बिनेट, ठीक है। वैसे बिनेट है वैसे, लेकिन बिने बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। एल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन, ठीक है। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, इनका जरूर याद रखना है, एल्फ्रेड बिने का, ठीक है। अब देखिए है क्या, जो एल्फ्रेड बिने थे और साइमन थे, वर द फर्स्ट वंस हु फेल्ट द नीड ऑफ मेजरिंग इंटेलिजेंस। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, मतलब साइमन भी नहीं होंगे, उससे पहले एल्फ्रेड बिने जो थे वो मतलब कि इतना ज्यादा वो इन चीजों से अटैच थे, मतलब चिल्ड्रन से, और उनको बहुत ही ज्यादा ये था कि मैं मतलब क्या एक तरीका हो सकता है जिससे हम पहले से ही ये जान लें कि भाई जो भी बच्चा है उसकी परफॉर्मेंस वीक होने से पहले ही हम टेस्ट कर ले कि उसका दिमाग कितना तेज चल रहा है, कितना अच्छा से पढ़ाई में वो मन लगा के कर रहा है, ताकि उसकी परफॉर्मेंस को जो है हम आगे सुधार पाएं और बच्चा फेल ना हो, या जो भी चीजें हैं, मतलब बच्चा ह्यूमिलेटेड फील ना करे। मतलब ये पहले की सोच है इनकी, जो सबसे पहले सोचने वाले लोग थे। तो मतलब बुद्धि का किसी तरह से टेस्ट किया जा सकता है कि बच्चों का इंप्रूवमेंट किया जा सके, तो बिने ऐसा सोचने वाले पहले इंसान थे। इन्होंने अपने पार्टनर साइमन के साथ मिलकर इस चीज पर काम किया, ठीक है। तो ये पहले थे जिन्होंने सोचा कि हम भाई बुद्धि को नाप के देखते हैं, ठीक है, कैसे हम बुद्धि को नाप सकते हैं, इसके तरीके इन्होंने सोचे, ठीक है। देन बिने इज नोन एज द फादर ऑफ IQ टेस्टिंग, ठीक है। इसीलिए हम इनको IQ टेस्टिंग का फादर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बुद्धि, यहाँ पे IQ, यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो मतलब बुद्धि को अगर हम कैसे नाप सकते हैं, इस चीज का जो पहली इजाद की इस चीज का वो बिने ने किया, इसलिए उनको इसका जनक भी माना जाता है, ठीक है। बुद्धि लब्धि के परीक्षण का इनको जनक माना जाता है। हालांकि IQ का फॉर्मूला इन्होंने नहीं दिया था, इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट दिए थे, ठीक है। ये चीज याद रखना, IQ का फॉर्मूला और इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इन्होंने नहीं दिया था, इन्होंने इंटेलिजेंस के टेस्ट बताए थे बहुत सारे, ठीक है, कि भाई ये क्वेश्चन, बेसिकली क्लिनिकल मेथड इन्होंने यूज किया, इसको रट लो, क्लिनिकल मेथड यूज किया था। इसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं बच्चों से, ठीक, तरह तरह के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो कुछ भी हो सकते हैं, वर्बल क्वेश्चन हो सकते हैं, नॉन वर्बल हो सकते हैं, ठीक है, जो लिखित हो, कुछ मौखिक हो सकते हैं, कुछ चित्र दिखाकर हो सकते हैं। मतलब इस तरह से इन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिए बच्चों के, ठीक है, और बच्चों पर अप्लाई किया, क्लिनिकल मेथड अप्लाई किया। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर 58 टेस्ट किए जो थे टोटल 1905 में, ठीक है, यानी कि 1905 में जो है इन्होंने 58 टेस्ट जो है 58 टेस्ट किए टोटल, ठीक है। मतलब आइडेंटिफाई करे कि हाँ भाई ये टेस्ट जो है हम कर सकते हैं, ठीक है। देन बिनेज टेस्ट अलाउड द एग्जामिनर टू डिटरमाइन अ मेंटल एज, ठीक है। अब ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि इनको फादर ऑफ IQ बोला जाता है, ठीक है। दूसरी चीज मेंटल एज, यानी कि मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो बिने लेकर आए थे, ओके। मतलब जितनी भी ये टेस्ट किए इन्होंने, बेसिकली बच्चे की मेंटल एज को जांचने की कोशिश की, ठीक है। देखिए 2 तरह की एज होती है, एक तो होती है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हम कालानुक्रमिक भी बोल सकते हैं या फिर वास्तविक एज कह सकते हैं। सपोज आप 15 साल के हैं, ठीक है, तो ये आपकी क्रोनोलॉजिकल एज हो गई, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ना उसके अकॉर्डिंग जो भी एज आती है। एक होती है आपकी मानसिक आयु, मतलब आपका जो दिमाग है वो किस एज के बच्चे के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। सपोज 15 साल का बच्चा है, लेकिन वो 17 साल तक के बच्चे की जो चीजें हैं वो कर पा रहा है, ठीक है। तो 15 साल वाला बच्चा अगर 17 साल वाले बच्चे तक की चीजें कर पा रहा है, दैट मीन्स कि उस बच्चे की मेंटल एज तो 17 है, लेकिन उसकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि उसकी जो कालानुक्रमिक एज है, वास्तविक एज है, वो 15 ही रहेगी, ठीक है। तो बिने ने काम किया मेंटल एज पर कि बच्चों की मानसिक आयु पता लगा जा सके, कि हम सोच सके कि जितने बच्चे की उम्र है उस उम्र के अनुसार बच्चा कम उम्र के बच्चों वाला बिहेव कर रहा है या अपने से ज्यादा उम्र वाले बच्चों का जैसा बिहेव करता है, ठीक है, पढ़ाई में या एकेडमिक्स में जो भी था। तो ये किया उन्होंने। तो हम कह सकते हैं कि मेंटल एज का कंसेप्ट जो है वो बिने ने दिया था,
ठीक है, ये एक चीज हो गई। नेक्स्ट, दे डिवाइज अ टेस्ट ऑफ जनरल एबिलिटी, और उन्होंने बहुत ही जनरल एबिलिटी को जांचने की कोशिश की, कहीं स्पेसिफिक नहीं गए कि भाई हम सिर्फ मैथ्स के बारे में ही देख रहे हैं या फिर हम सिर्फ साइंस में देखेंगे या फिर हम सिर्फ सोशल साइंस में देखेंगे। तो जनरल बात की उन्होंने, ठीक है, जो बहुत ही साधारण बात होती है, सिंपल बात होती है, वो की कि भाई एक नॉर्मल आपने सिचुएशंस दी हैं बच्चों को बहुत सारी, आपने थोड़े से पिक्चर्स दिखाए हैं, जो भी है, तो जनरल एबिलिटी की बात की। ठीक है, इसमें उन्होंने मौखिक टेस्ट भी लिए और गैर मौखिक टेस्ट भी लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार कि उनके जो टेस्ट थे वो कैसे थे, वर्बल थे कि नॉन वर्बल थे। तो आपको रखना है कि दोनों थे, वर्बल भी थे और नॉन वर्बल भी थे, और स्पेसिफिक नहीं थे, जनरल थे। ठीक है, तो जनरल को बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी मेरे को नहीं आ रही है जनरल की, ठीक है, साधारण बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो नापा था। ठीक है, स्पेसिफिक तो विशेष हो जाता है ना, विशेष सामान्य, जनरल को बोलते हैं सामान्य। ठीक है, तो सामान्य एबिलिटी जांचने का काम किया था इन्होंने। ठीक है, और लगभग 3 से 13 साल तक के बच्चे लिए थे, उनके ऊपर क्लिनिकल इंटरव्यूज किए, उसके बाद 58 टेस्ट उन्होंने डिवाइस किए। ठीक है, अब देखिए बिने के टेस्ट का रिवीजन हुआ था 1908 में और 1911 में, मतलब इन्होंने 2 बार रिवीजन किया अपने टेस्ट का। पहला तो उन्होंने 95 में याद कर दिया था, उसके बाद 1908 में और 1911 में इन्होंने रिवीजन्स भी किए। ठीक है, अब अपने टेस्ट के बेसिस पे इन्होंने 3 तरह की कैटेगरी निकाल दी। देखिए, याद रखिए कि अभी तक जो है IQ इजाद नहीं हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ अपने अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस टेस्ट ले रहे हैं, बुद्धि का टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन ये IQ अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो इन्होंने एवरेज, एडवांस और रिटार्डेड 3 कैटेगरी बता दी, 3 तरह के क्लासिफिकेशन कर दिए। ये हैं औसत बच्चे, ये हैं अग्रिम बच्चे और ये हैं मंद बच्चे। देखिए, अगर बच्चे की मेंटल एज उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से मैच कर जाती है, ठीक है, सपोज कि बच्चा जो है वो 15 साल का है, ओके, तो 15 साल का बच्चा है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने टेस्ट लिया तो मेंटल एज भी 15 ही आ रही है। ठीक है, मतलब जितने साल का है उतने साल के बच्चे जैसा ही बिहेव कर रहा है, उसके जैसा ही उसकी बुद्धि की क्षमता है, तो इसका मतलब है वो बच्चा एवरेज है। ओके, क्लियर हो गया, वो औसत बच्चा है। ठीक है, सामान्य बोलेंगे उसको। उसके बाद आता है एडवांस्ड। अगर बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज तो भाई तीनों में सेम रहेगी ना, यहाँ भी 15 रहेगी, यहाँ भी 15 रहेगी, लेकिन मेंटल एज जो है उसकी आ रही है 17 ईयर्स के बराबर या फिर 20 ईयर्स के बराबर। मतलब जो 20 साल का इंसान जो है चीजें कर सकता है, वो ये 15 साल का बच्चा कर सकता है। दैट मीन्स कि ये बच्चा जो है वो एडवांस्ड है, एवरेज से ऊपर चल रहा है। ठीक है, और एडवांस्ड है, मतलब काफी हाई लेवल की चीजें कर सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात आती है मंद बच्चों की, मतलब जिनकी क्रोनोलॉजिकल एज तो 15 ही है, बस वास्तविक एज 15 है, लेकिन बिहेव कर रहे हैं 12 साल के बच्चे जितना, 10 साल के बच्चे जितना। ठीक है, तो मतलब कम कर रहे हैं, अपने एज के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, तो इन बच्चों को बोला उन्होंने मंद। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज उन्होंने बना दी। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। यहीं से IQ जो है, हमारा IQ का आइडिया यहीं से मिल रहा है। ठीक है, तो ये था आपका अल्फ्रेड बिने और साइमन के बारे में, और साइमन जो थे उन्होंने इनका पूरा साथ दिया था, ये भी चीज आपको याद रखनी है। देखिए, अब आती है बात इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की। ठीक है, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि IQ की बात आ गई है यहाँ पर। ठीक है, जिसको हम बार बार पढ़ते हैं ना, इसको हिंदी में बोलते हैं बुद्धि लब्धि। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, बुद्धि लब्धि बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को। ठीक है, तो इसकी संकल्पना कब आई? देखिए, जब बिने अपने एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, अपने टेस्ट ले चुके हैं साइमन के साथ मिलके, ठीक है, लेकिन वो तो एक जगह तक शायद पेरिस में कर रहे थे ये सब। ठीक है, एग्जैक्टली याद नहीं है, खैर हमें याद भी नहीं रखना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन जब बिने ने टेस्ट वेस्ट किए, ठीक है, उसके बाद जो है जो कंसेप्ट ऑफ IQ है वाज एडेड आफ्टर बिनेस टेस्ट। तो ये बिने के टेस्ट करने के बाद आया ये संकल्पना IQ की, यानी कि बुद्धि लब्धि की संकल्पना जो थी वो बिने के टेस्टिंग के बाद आई। वाज ब्रॉट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, सबसे पहले आई अमेरिका में, एंड रिवाइज्ड एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो अमेरिका की जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां पर इसको रिवाइज किया गया। मतलब इन्होंने जो टेस्ट किए थे ना, इन्होंने अपनी रिवीजन कब ली थी? 1908 में और 1911 में। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है लुइस टर्मन नाम के जो थे, मतलब ये हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं इनको, तो इन्होंने जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनके टेस्ट को रिवाइज करा। ठीक है, रिवाइज किया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, जिसको आपने सुना भी होगा। ये 1916 में इन्होंने किए। ठीक है, तो मतलब इन्होंने, स्टैनफोर्ड किसी का नाम नहीं है, यूनिवर्सिटी का नाम है, और बिने के टेस्ट थे, उन्हीं को रिवाइज किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। और किए किसने? ये टर्मन ने किए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अडॉप्टेड इट टू अमेरिकन कल्चर एंड स्कूल करिकुलम में इन्होंने इसको लागू किया कि भाई बच्चों में हम टेस्टिंग करते हैं, और इन्होंने नाम दिया स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। ठीक है, लुइस टर्मन फर्स्ट यूज द टर्म IQ, तो इन्होंने पहली बार जो है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का यूज किया, मतलब इस टर्म का यूज करना शुरू किया लुइस टर्मन ने। ये जो टेस्ट लिए ना, इनको इन्होंने IQ बोला कि मैं IQ टेस्टिंग के लिए ये टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 1916 में किया इन्होंने। ठीक है, तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने IQ टर्म का यूज किया। एंड इनिशियली द
स्कोर्स वर रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ मेंटल एज। तो जो भी स्कोर आता था उसको मेंटल एज काउंट करने के लिए यूज करते थे कि हाँ भाई इस बच्चे की इतनी मेंटल एज है और इस बच्चे की इतनी मेंटल एज है। ठीक है, अब बात आती है कि आईक्यू का फॉर्मूला कैसे आया। तो इनके सहयोगी थे विलियम स्टर्न। ठीक है, तो स्टर्न ने कहा कि क्यों ना हम इस मेंटल एज को जो है क्रोनोलॉजिकल एज से मिलाकर जो है एक फॉर्मूला ईजाद कर देते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए इजी भी होगा। तो इन्होंने अपना एक फॉर्मूला डिवाइस किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आईक्यू फॉर्मूला बन गया। ठीक है, वो फॉर्मूला मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाती हूँ। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। लुईस टर्मन ने जो है इनको रिवाइज किया था 1916 में, लेकिन इन्होंने जो है आईक्यू टर्म का यूज किया, लेकिन फॉर्मूला इन्होंने नहीं बनाया। लेकिन जो इनके पार्टनर थे विलियम स्टर्न, इन्होंने कहा कि चलिए अब फॉर्मूला ही बना देते हैं। ठीक है भाई, आप बार बार मेंटल एज कैलकुलेट करने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर ले रहे हो, क्यों ना एक फॉर्मूला बना दिया जाए। ठीक है, आप टेस्ट लीजिए, टेस्ट में मेंटल एज काउंट कीजिए और उसके बाद एक फॉर्मूला निकाल देते हैं। अब जनरल इंसान जो है आराम से आईक्यू अपना निकाल सकता है इस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो विलियम स्टर्न ने आईक्यू का फॉर्मूला दिया था। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रही हूँ फिलहाल, और बता रही हूँ किस तरह से आईक्यू आया। ओके, तो चलिए आ जाते हैं हम फॉर्मूले पर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं कि आईक्यू निकालना आ जाता है, कई बार मेंटल एज निकालना आ जाता है, कई बार क्रोनोलॉजिकल एज निकालना आ जाता है। ठीक है, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, और क्लियर तो होगा ही खैर पहले से, बस मैंने आपको इसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बता दी कि किस तरह से आया है। ठीक है, जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट ऑफ आईक्यू मैंने बता दिया है। तो फॉर्मूला क्या डिवाइस किया स्टर्न ने। ठीक है, तो स्टर्न ने फॉर्मूला डिवाइस किया कि मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु अपॉन में कालानुक्रमिक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको वास्तविक एज कहते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यानी कि आपकी जो मानसिक आयु है उसको ऊपर लिखेंगे, क्रोनोलॉजिकल आयु से उसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसके क्वेश्चन हम आगे करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए आप। अब देखिए है क्या, इसके बेस पर जो है इन्होंने 3 चीजें निकाली। ठीक है, वो भी बता देती हूँ। एवरेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। मतलब आपने देखा था कि बिने का मैंने जो बताया था ना, एवरेज बताया था उन्होंने, उसके बाद उन्होंने एडवांस बताया था और उन्होंने रिटार्डेड बताया था। तो ये 3 ही कैटेगरी है, लेकिन अब ये इस आईक्यू फॉर्मूले पर बेस्ड हो गई है। ठीक है, वो तो मेंटल एज निकालते थे, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे आईक्यू निकाल देते हैं। इफ मेंटल एज मैचेस द क्रोनोलॉजिकल एज, अब मान लीजिए मेंटल एज भी 5 है। ठीक है, और क्रोनोलॉजिकल एज भी 5 है। ठीक है, अगर ये दोनों सेम आ जाती है तो दिखा लिया आपका कितना आ गया आईक्यू। आईक्यू आ गया आपका 100। तो यानी कि जो 100 वाले बंदे होते हैं वो एवरेज होते हैं, क्योंकि उनकी मेंटल एज भी उतनी है, मानसिक आयु भी उतनी शो कर रहे हैं और उनकी वास्तविक आयु है ही उतनी। ठीक है, तो ये बच्चा हो जाएगा एवरेज और इसका आईक्यू कितना होगा 100। ठीक है, इफ मेंटल एज इज अबव द क्रोनोलॉजिकल एज, अगर मेंटल एज जो है क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा है। ठीक है, यानी कि सपोज क्रोनोलॉजिकल एज 15 है और मेंटल एज जो है 17 आ रही है। ठीक है, ये ज्यादा आ गई तो आईक्यू ऑब्वियसली आपका यहाँ पर 100 से ज्यादा जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट भी करेंगे, जिसको भी कैलकुलेशन आती है तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि 15 नीचे है, ऊपर 17 है, तो ऑब्वियसली 100 से ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों का जिनका आईक्यू जो है 100 से ऊपर होता है वो अबव एवरेज होते हैं। खैर इनका एक पूरा चार्ट है, वो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि उसमें कौन कौन से बच्चे कहाँ किस किस कैटेगरी में है। ठीक है, अभी आप ये जान लीजिए कि 100 से अबव जो भी होते हैं वो सारे अबव एवरेज होते हैं। फिर उसमें और भी है, गिफ्टेड है, वो जब हम उसकी बात करेंगे तब उस चार्ट को मैं शो करूंगी। ठीक है, मतलब लिंक करके पढ़ाऊंगी ना, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी दे दिया। तो पूरा मैंने आपको एक प्लान बना लिया है इसके अकॉर्डिंग कि किस तरह से इंटेलिजेंस आपको कराना है, ताकि एक क्वेश्चन आप भी ना छोड़ें पेपर में। ठीक है, उसके बाद आते हैं इफ मेंटल एज इज बिलो द क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, तो अगर हमारी जो मानसिक आयु है वो हमारी वास्तविक आयु से कम है। ठीक है, सपोज 10 साल का बच्चा है लेकिन मानसिक आयु निकल कर आ रही है 6, बहुत कम हो गई ना, और फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख लीजिए 60 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि आईक्यू आपका 100 से कम आ गया, और अगर आपका 100 से कम आईक्यू आ रहा है तो मतलब आप औसत से भी कम बच्चे हैं। ठीक है, मतलब आपको बहुत हेल्प की जरूरत है, आपको बहुत नीड की जरूरत है। ठीक है, हेल्प यहाँ पर भी चाहिए होती है कि आपको हम एक्स्ट्रा हेल्प देना चाहते हैं ताकि आप और अच्छा कर पाएं। ठीक है, तो ये है चीजें। तो ये आपका 100 के बराबर आएगा, ये आपका 100 से ज्यादा और ये आपका 100 से कम। तो किस किस कैटेगरी के बच्चे होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नॉर्मल ग्राफ बन गया ना एक। देखिए ये आपका 100 हो गया, अब ये आपके जो है 100 से कम है। ठीक है, और ये आपके जो है 100 से ज्यादा है। सॉरी, हाँ ये थोड़े से 100 से कम है, ये गलत बना दिया। ठीक है, बीच में 100 मान लो, इधर आप माइनस में जा रहे हो और इधर आप प्लस में। ठीक है, सिंपल ये इस भाषा में समझ लीजिए। तो 100 से कम जाएंगे तो बिलो एवरेज है, 100 से उधर जाएंगे तो आपके अबव एवरेज है, और 100 पर है तो आप एवरेज हैं। ठीक है, ये नॉर्मल कर्व कहते हैं, नॉर्मल कर्व हमारी वहीं जाती है एवरेज में। मतलब मोस्टली जो हमारे बच्चे होते हैं वो एवरेज कैटेगरी के होते हैं। मतलब दोनों पीक्स पे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनती है ना, अगर आपने पढ़ी हो तो रिसर्च में। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो ये वाला पार्ट होता है यहाँ पर मोस्टली बच्चे होते हैं जो एवरेज ही होते हैं, और इधर थोड़े से वीक होते हैं,
फिगर थोड़े ज्यादा, मतलब ये अगर आप क्लास आपने कभी कोई पढ़ा रही है तो देख लेना, उसमें भी यही ट्रेंड फॉलो होता है कि मोस्टली जो पब्लिक होती है, मोस्टली लोग जो होते हैं वो एवरेज कैटेगरी में आते हैं, और अबव एवरेज और बिलो एवरेज मतलब थोड़े कम होते हैं कंपैरेटिवली। ओके, तो ये था आपका आईक्यू के बारे में। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फॉर्मूला जो है रट लो बिल्कुल भी, मेंटल एज ऊपर आएगी, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल यानी कि वास्तविक एज जो है आपकी वो हमेशा नीचे आएगी, ठीक है। अब चलिए जितना भी आपने आज सीखा है वीडियो में उस पर आपको क्वेश्चंस करा देती हूँ थोड़े से, ठीक है। बस क्वेश्चन कराने का यही मतलब है कि आपको चीजें रिवाइज हो जाएं, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, ज्यादा नहीं है। इफ अ चाइल्ड्स क्रोनोलॉजिकल एज, अगर एक बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 12 है, ठीक है, और उसकी मेंटल एज 9 है, तो उसका आईक्यू निकालो। तो सिंपल है, आपका आईक्यू का फार्मूला क्या होता है कि मेंटल एज हमारी ऊपर लिखी जाएगी, क्रोनोलॉजिकल एज नीचे लिखी जाएगी और इनटू में 100 कर दो, ठीक है। तो ये आपका देख लीजिए 3 3 9, 3 4 12, 4 2 8, 4 5 20, तो ये आपका आ गया 75। तो ये आपका आईक्यू आ गया 75। अगर आपसे पूछे कि ये बच्चा जो है अबव एवरेज होगा कि बिलो एवरेज होगा, तो मैंने आपको बताया था कि 100 से नीचे जो भी बच्चे आते हैं वो सारे बिलो एवरेज होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चा अगर हम विनय की भाषा में कहें तो रिटार्डेड है, ठीक है, और वैसे बिलो एवरेज आएगा। ओके, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इस क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन और आ सकते हैं। आपको सपोज आईक्यू दे दिया 75, ठीक है, आपको क्रोनोलॉजिकल एज दे दी, आपसे मेंटल एज पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर आपको मेंटल एज दे दी लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज नहीं दी, तो भी आपसे पूछ लेंगे भाई क्रोनोलॉजिकल एज कितनी होगी। तो क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। डीएससी में तो बहुत क्वेश्चन आए हैं इस तरह के, आप पिछले पेपर्स देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस टाइप के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको कैलकुलेशन बहुत इजी है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता रही हूँ। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आईक्यू, तो फादर ऑफ आईक्यू किसको बोलते हैं आपको ये बताना है। मैंने आपको बताया था स्टर्न, विने, टर्मन और साइमन, ठीक है। आप सभी को आता है, आप सब कमेंट में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि फादर ऑफ आईक्यू हम किसको बोलते हैं, विने को बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार जो है इंटेलिजेंस टेस्टिंग स्टार्ट की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ आईक्यू बोला जाता है, ठीक है। आईक्यू से कोई लेना देना, इंटेलिजेंस क्वेश्चन इन्होंने नहीं निकाला था, लेकिन आईक्यू मतलब कहते हैं ना बुद्धि लब्धि जो है इंटेलिजेंस से ही नापा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में सोचा था, सबसे पहले काम किया, सबसे पहले काम किया, इसलिए इनको जो है बोला जाता है, ठीक है। हु डेवलप द आईक्यू फॉर्मूला, अब आईक्यू फॉर्मूला किसने डेवलप किया था ये आपको बताना है। तो इसका भी सिंपल सा आंसर है स्टर्न, ठीक है। टर्मन ने जो है आईक्यू टर्म को यूज किया था सबसे पहले, ठीक है। इस टर्म को यूज सबसे पहले टर्मन ने किया था, टर्म को यूज करना टर्मन ने किया। टर्म याद रख लो कि टर्म दी थी टर्मन ने, लेकिन जो फॉर्मूला है वो बनाया था इनके पार्टनर स्टर्न ने, विलियम स्टर्न ने। ओके, तो इसका आंसर ए आ गया। उसके बाद है हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो बताया था मैंने आपको कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले किसने दिया। चलिए बताइए, आप लोग आंसर कर सकते हैं नीचे। तो ये जो है वो दिया था बिने ने, ठीक है, सबसे पहले मेंटल एज का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट बिने साइमन टेस्ट अपीयर्ड विद रिविजन्स इन 1908 एंड डैश। तो मतलब जो बिने साइमन का टेस्ट था पहला, वो 2 बार रिवीजन हुई, उसकी कब कब हुई थी। 1908 में हुई थी, दूसरी रिवीजन बताओ। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1911 में इन्होंने रिवाइज किया था। और एक और क्वेश्चन अगर मैं आपसे वर्बली पूछूं तो बताओ मुझे स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट कब हुआ था। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट जो हैं ये कब किए गए थे, इसका आप कमेंट सेक्शन में मेरे को रिप्लाई कर सकते हो। और एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, एक थे गाल्टन, ठीक है। सबसे पहले जो है ना इंटेलिजेंस के बारे में मतलब सोचा ज्यादा इन्होंने नहीं था, लेकिन मेंटल मेजरमेंट का कंसेप्ट दिया था, ठीक है, कि मेंटल मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब इस तरह से बोला था। और गाल्टन जो थे वो इंडिविजुअल डिफरेंस पर फोकस करते थे कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं बच्चों में, व्यक्तिगत जो है भिन्नताएं होती है, तो उनको मेजर करना जरूरी है, ये बोला था। तो इससे रिलेटेड इन्होंने टर्म दी थी मेंटल मेजरमेंट, मतलब ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ, गाल्टन ने बोला था ऐसा, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अगर मेंटल एज पूछे ना तो आपको बताना है बिने, और अगर मेंटल मेजरमेंट पूछा जाए ना तो आपको गाल्टन आंसर करना है। ओके, क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो आज हमने इंटेलिजेंस क्वेश्चन और इंटेलिजेंस को पूरा समझ लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी थ्योरीज नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी सीडीपी की, ठीक है, उसमें हम थ्योरीज को कवर करेंगे। और गाइज मैं अगेन कह रही हूँ कि अगर आपको पेडागोजी से रिलेटेड ज्यादा सा क्वेश्चन करने हैं तो आप एनसीएफ पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। खैर क्वेश्चन की सीरीज तो मैं बना ही रही हूँ। दूसरी चीज ये है कि सीडीपी में अभी पहले हम इंटेलिजेंस कवर कर लेते हैं 4-5 वीडियोज में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, हो सकता है कि मैं पेडागोजी ले लूँ किसी उसकी, ठीक है। लेकिन पेडागोजी जो है ना रिलेटेड ही होती है,
ठीक है। ऐसे नहीं हो कि बिल्कुल अलग थलग नहीं पड़ी होती है, फिर तो आपको क्वेश्चन सीरीज करानी पड़ेगी। और क्वेश्चन सीरीज तो आपको मैं कराऊंगी ही, वो 2020 मार्क्स की सीडीपी की जल्दी एक सीरीज आएगी फिर से, ठीक है, आपकी टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो पेडागोजी के हम क्वेश्चंस उठा लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे हम, थ्योरी से लिंक करके भी लेंगे और अलग से भी लेंगे, ओके। और पेडागोजी में डिफरेंट चीजें जैसे करिकुलम है, ठीक है, असेसमेंट है, ये सब पेडागोजी का पार्ट है, ये सब एनसीएफ में कवर हो रहा है आपका। अगर जिन लोगों को नहीं पता ना एनसीएफ में पढ़ना क्या है, तो आप मेरी वीडियोस देखो जाके, वहां पे मैं सारा विद नोट्स आपको करा रही हूँ। उसमें अभी अगला जो पिछला चैप्टर मैंने कराया था वो सब्जेक्ट्स का था, करिकुलर एरियाज कौन से होते हैं। अब आपका जो है असेसमेंट और करिकुलम कराऊंगी उसमें, तो वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो पेडागोजी के टॉपिक्स हैं। आप लोग वो वीडियोस देख ही नहीं रहे हो, ठीक है। अगर आप नहीं देखोगे वीडियो तो फिर अब मैं इसके बारे में तो क्या बोलूं आपको, ठीक है। मतलब आप लोगों को बार बार बूस्ट करना पड़ता है, जगाना पड़ता है कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो यार, कुछ पढ़ लो, पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे, ठीक है। तो ये चीजें बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं। तो ऐसी हैबिट मत बनाओ कि हर बार आपको पंप मिले। मतलब वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं, जो इंटरनली आता है कि हाँ भाई मुझे करना है कुछ, ठीक है, मुझे करना है, मेरा ये टारगेट है और मैं तब तक चैन से नहीं सो सकता जब तक कि मैं ये टारगेट अचीव ना कर लूं, ठीक है। वो एक अपने अंदर जुनून तो लाओ, वो जज्बा लाओ अपने अंदर, तभी तो कुछ कर पाओगे, ठीक है। अब मैं कह लूं, तुम्हारे मम्मी पापा कह लें, तुम्हारे भाई बहन कह ले पढ़ लो, तो इससे तो कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। जबरदस्ती से तो मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं होता है जिंदगी में, ना शादी होती है ना ये होता है, कुछ नहीं होता जबरदस्ती से। तो आप काम, अगर आपको दिल से कोई काम करना है, 100% टारगेट्स के साथ करना है, तो जज्बा लाओ, जुनून लाओ अपने अंदर, ठीक है। और वैकेंसीज का आपने अंकित सर की वीडियो में देख ही लिया होगा कि उन्होंने बताया है कि वैकेंसीज जो है अभी आ सकती हैं, तो प्लीज थोड़ा टाइट अप हो जाओ और थोड़ा सा तैयारी करो, ओके। और इंटेलिजेंस के पर नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, हम 4-5 वीडियोस में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। और बाकी मैथ्स की क्लासेस आपकी चल रही हैं, और जो टेलीग्राम के क्विज हैं वो भी दिया करो, ठीक है। मतलब मैं देखती हूँ कि 130-150 लोग देखते हैं लेकिन क्विज का आंसर नहीं करते। मुझे ये समझ में नहीं आता एक बटन उनको दबाने में क्या फर्क पड़ता है, मुझे सच में समझ में नहीं आता है, ठीक है। आप लोग क्विज के आंसर्स करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग लो। ये क्विज जो है ना छोटे छोटे आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्या पता कोई एक क्वेश्चन आपको क्विज में से ही मिल जाए, ठीक है। आंसर दबाते हो ना जब आप, तो वहां पे राइट का ऑप्शन भी आ जाता है अगर आप गलत करते हो, तो वहां से फटाफट एक क्वेश्चन तो कम से कम दिमाग में गया, तो वो चीजें भी करो, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।